भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? तो जुड़ जाए दोस्तों, सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। तो हमारी जो दोस्तों टेस्ट सीरीज अब शुरू होने वाली है, यहाँ पर भी जो है आपको जो है लगभग 40 एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से दोस्तों शुरू करते हैं। काफ़ी जो अच्छे आपको दोस्तों यहाँ पर जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ जो है कि हाल ही में 2 दिसंबर 2021 को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सरस मेले का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया है? जल्दी से कमेंट करें। रुद्रपुर में किया है, खटीमा में किया है, नरेंद्र नगर में किया है या देवप्रयाग में किया है? तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कहाँ पर किया है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्रपुर में किया है। रुद्रपुर में कहाँ दोस्तों? रुद्रपुर गांधी स्टेडियम में जो दोस्तों इसका जो है उद्घाटन किया हुआ है। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना, गांधी स्टेडियम। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 2 है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। हाल ही में जो है उत्तराखंड की जो पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष है दोस्तों, कौन बनी है? जल्दी से आप जो है आपको जो है कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? रितु खंडूरी, द्रौपदी मुर्मू, रेखा आर्य या इनमें से कोई नहीं? कौन है दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन बनी है? रितु खंडूरी जी जो है हाल ही में जो है क्या बनी है दोस्तों? पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। और यह जो दोस्तों निर्विरोध क्या हुई? निर्विरोध जो है दोस्तों निर्वाचित हुई है। इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और दोस्तों छठी कौन से नंबर की बनी है? 6वें नंबर की और जो है विधानसभा अध्यक्ष बनी है। और अगर हम बात करें दोस्तों अंतरिम सरकार में जो है पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार में पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इनका नाम क्या है? प्रकाश पंत। कौन थे? प्रकाश पंत जो है अंतरिम सरकार के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और दूसरे की बात करें दोस्तों, दूसरे कौन थे? यशपाल आर्य निर्वाचित। कौन थे? यशपाल आर्य। इनको भी आपको नोट कर लेना है। और इससे पहले कौन थे दोस्तों? रितु खंडूरी जी से पहले कौन थे? प्रेमचंद अग्रवाल। कौन थे? प्रेमचंद अग्रवाल। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो प्रश्न आता है हमारा, अब आता है कि हाल ही में किसे लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हाल ही में। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर राहुल सचवेदा, डॉक्टर पंकज त्रिपाठी या डॉक्टर अशोक सिन्हा? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर मनोज सोनी को जो है नियुक्त किया गया है। तो बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, प्रश्न नंबर 4 आता है कि हाल ही में मिस हरनाज सिंधु ने इजराइल में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। वे भारत के किस शहर में जन्मी है? 2021 में किसने जीता दोस्तों? हरनाज सिंधु ने। कहाँ पर? इजराइल में। तो यह जो है भारत के किस शहर में जन्मी? किस शहर में जन्मी दोस्तों? किस शहर से जो है इनका संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंडीगढ़ है, मोहाली है, अंबाला है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंडीगढ़। तो ये है दोस्तों मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब जीता हरनाज सिंधु ने जीता है। हरनाज सिंधु ने। और जो दूसरे नंबर पे है दोस्तों इन्होंने किसको हराया? इन्होंने दोस्तों जो पैराग्वे की कौन थी दोस्तों? नादिया फेरीरा को दोस्तों इन्होंने जो है हराया। ये दोस्तों दूसरे नंबर पे है, यानी कि यह जो है सेकंड आई। और थर्ड में कौन रहा दोस्तों? तीसरा स्थान किसका रहा? तीसरे नंबर पे कौन रहा दोस्तों मिस यूनिवर्स में? तो तीसरे नंबर पे दोस्तों कौन रहा? ललीला स्वैन। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। पहले नंबर पर हरनाज सिंह कौर संधू और दूसरे नंबर पर नादिया फेरीरा और तीसरे नंबर पर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की कौन? ललिया स्वैन।
इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बात करते हैं अगला जो आता है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में जो है संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, खेल से संबंधित प्रश्न है। तो किसने जीता दोस्तों? केरल ने जीता, पश्चिम बंगाल ने जीता, तमिलनाडु ने जीता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। किसने जीता? केरल ने जीता। केरल ने जो है दोस्तों किसे हराकर जो है पश्चिम बंगाल को हराकर जो है संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। किसके बीच में? केरल ने जीता। किसको हराया? पश्चिम बंगाल को हराया। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल ने यह खिताब जीता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों करंट अफेयर्स का है कि 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ की मेजबानी किसे सौंपी गई है। तो किसे सौंपी गई है दोस्तों? जो 2026 में होने वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या अमेरिका? तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया का कहाँ पर होगा दोस्तों? विक्टोरिया में जो है दोस्तों इसका आयोजन होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी मेजबानी करेगा। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि किसने 12 जुलाई 2022 को फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता दोस्तों? पीवी संधू ने, स्मृति मंधाना ने, मीराभाई चानू ने या भगवती देवी ने? तो कहाँ पर हुआ दोस्तों? फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियंस में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों? जल्दी से आपको 12 जुलाई 2022 की बात है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों यह जीता हुआ है। तो आपको जो है जल्दी से कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। किसने जीता? भगवती देवी ने यह खिताब जीता है। तो बात करें दोस्तों पीवी सिंधु की, अगर हम बात करें, इन्होंने जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता। किसने जीता? पीवी संधु ने। वहीं अगर हम बात करें स्मृति मंदाना की बात करें दोस्तों, तो 19 जनवरी 2022 को जो है दोस्तों आईसीसी वुमेन्स टी20 फर्स्ट टीम ऑफ द ईयर नामित किया गया। किसे नामित किया गया दोस्तों? स्मृति मंदाना को नामित किया गया। यानी कि 19 जनवरी 2022 को आईसीसी वुमेन टी20 फर्स्ट टीम ऑफ द ईयर नामित किया गया। किसे नामित किया गया? स्मृति मंदाना को। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और मीराबाई चानू की बात करें दोस्तों, तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता। किसका खिताब जीता दोस्तों? मीराबाई की बात करें तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का जो है इन्होंने खिताब जीता। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आता है? प्रश्न नंबर 8 आता है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तथा अभिनेता का खिताब किसने जीता। तो किसने जीता दोस्तों 67वां जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि इन दोनों का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोनों को जो दोस्तों इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और अभिनेता का खिताब जीता, मनोज बाजपेयी और कंगना रनौत ने। तो बात करें दोस्तों, यह जो है 67वां राष्ट्रीय कहाँ पर हुआ? विज्ञान भवन में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। और वेंकैया नायडू ने दोस्तों, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उस दौरान वेंकैया नायडू ने इन्होंने जो दोस्तों इन्हें जो है पुरस्कृत किया। तो बात करें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? छिछोरे जो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है इसे पुरस्कार दिया गया। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और बढ़ते हैं दोस्तों अब आगे की ओर। अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है कब से मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 23 जून, 29 अगस्त, 1 दिसंबर, 14 नवंबर। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 23 जून से मनाया जाता है। 23 जून को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 23 जून 1894 को जो है
तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई, तो कहाँ की गई दोस्तों, पेरिस में की गई। पेरिस 23 जून को पेरिस में की गई। 23 जून और 1894 में 23 जून 1894 में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई। कहाँ की गई, पेरिस में की गई। और इसीलिए जो दोस्तों 23 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और पहली बार जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है कब मनाया गया, 1948 में मनाया गया। पहली बार 1948 में दोस्तों यह जो है पहली बार मनाया गया। इन सभी पॉइंट को आपको मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 11 आता है कि आईसीसी अंडर 19 2022 का खिताब किसने जीता। तो कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी से, करंट अफेयर का काफी अच्छा प्यारा प्रश्न है, तो जल्दी से आपको जो है कमेंट करना है। तो किसने जीता आईसीसी अंडर 19 2022 का खिताब, तो जल्दी से कमेंट करें। यह जो है दोस्तों अगर हम बता दें 5 फरवरी 2022 को जो है यह खिताब जीता गया। तो कहाँ जीता दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी किसने जीता है, यह भारत ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो कहाँ पर जीता दोस्तों, एंटीगुआ। एंटीगुआ में कौन सा स्टेडियम, सर रिचर्ड स्टेडियम, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में दोस्तों यह इसका आयोजन हुआ कब, 5 फरवरी को। 5 फरवरी की दोस्तों यह बात है। और किसने जीता, भारत ने दोस्तों यह जीता। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। किसके साथ हुआ दोस्तों, भारत प्लस इंग्लैंड। अंतिम मैच किसके साथ था, इंग्लैंड के साथ। तो इसमें जीत हासिल किसने की दोस्तों, भारत ने। उपविजेता कौन रहा दोस्तों, आपका इंग्लैंड रहा। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगली जो बात करें, हाँ दोस्तों इसमें कितने विकेट से जो है इन्होंने 4 विकेट से जो है जीत दर्ज की। कितने विकेट से, 4 विकेट से जीत दर्ज की। इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है दोस्तों रीजनिंग से संबंधित आपका जो प्रश्न आता है। तो इससे पहले दोस्तों जो है अंडर 19 जो आईसीसी है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आईसीसी इंडियन क्रिकेट क्लब, अगर हम बात करें आईसीसी की बात करें दोस्तों, सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कब की गई, 1909 में जो दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और इसका जो गठन किया दोस्तों किसने किया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधित्व द्वारा, इनके द्वारा जो है दोस्तों इसका गठन किया गया। और 1987 में दोस्तों 1987 में जो है इसका नाम बदल कर क्या हो गया, आईसीसी कर दिया गया। क्या कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, आईसीसी कर दिया। इंडिया नहीं होगा दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब होगा। 1987 में जो है इसका नाम आईसीसी कर दिया गया। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और आईसीसी की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपको दुबई में देखने को मिलेगा। दुबई में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो यह जो है दोस्तों जो आईसीसी है यह जो है आईपीएल का संचालन नहीं करता है। आईपीएल अलग ही है दोस्तों, आईपीएल दूसरा है और ये दोस्तों आईसीसी है, यह आईपीएल का संचालन नहीं करता। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12 है, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। अब आपसे यहाँ पर जो है रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं। तो दिया है दोस्तों कि प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा, तो क्या आएगा 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो ये क्या है दोस्तों, जो ये आपको संख्या दिख रही है दोस्तों, कौन सी संख्या है, ये जो सभी संख्याएं आप अगर इसमें एक बार नजर डालोगे दोस्तों, हल्का सा माइंड लगाओगे तो ये संख्या क्या है दोस्तों, सभी जो है अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से विभाजित नहीं होती है। जैसे 7 हो गया दोस्तों, 7 किसी से विभाजित नहीं होता है सिर्फ 7 के अलावा। 11 किसी से विभाजित नहीं होता दोस्तों सिर्फ 11 के अलावा। 13 भी नहीं होता, 17 भी नहीं होता, 19 भी नहीं होता, 23 भी नहीं होता, 29 भी नहीं होता, 31 भी नहीं होता। तो अगर हम इसके बाद अगर 35 लिखते तो 35 तो दोस्तों 5 से विभाजित हो जाता है, 35 हमारी विभाजित संख्या है। तो इसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? इसके बाद आएगा आपका 37। 37 जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि 37 जो संख्या है दोस्तों वो किसी से भी विभाजित नहीं होती। 37 में जो है दोस्तों आपका किसी में, अगर आप 37 को किसी संख्या से भाग दोगे तो यह जो है पूरी नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, इसी प्रकार से रीजनिंग का दूसरा प्रश्न है, यह दोस्तों तार्किक व सार्थक क्रम यहाँ पर दिए हैं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी, इनमें से आपको एक ऐसा क्रम छानना है दोस्तों जो सार्थक हो इनमें से। तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा दोस्तों इनमें से जनसंख्या। तो क्या आएगा? पहले नंबर पे आपका आएगा जनसंख्या। जनसंख्या 2 नंबर पे है। फिर उसके बाद अगर जनसंख्या आएगी, जनसंख्या के बाद दोस्तों क्या आएगा? जनसंख्या के बाद दोस्तों फिर बेरोजगारी आएगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी। अगर बेरोजगारी होगी दोस्तों तो क्या हो गया? तो क्या होगा दोस्तों? गरीबी आएगी। और अगर गरीबी आएगी दोस्तों तो क्या होगी? बीमारियां फैलेगी। बीमारी किस में है? 5 में है। और अगर यदि बीमारी फैलेगी दोस्तों तो क्या होगी? मृत्यु होगी। तो 3। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी आएगी, गरीबी आएगी दोस्तों तो बीमारियां फैलेगी, बीमारियां फैलेगी तो आखिर अंत में क्या होगी? मृत्यु होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है यहाँ पर तार्किक क्रम देखने को मिलता है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, मिलान से संबंधित प्रश्न आता है। एक साइड आपकी पुस्तक दे रखी है और दूसरी साइड जो दोस्तों आपके कवि से संबंधित दिए हुए हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। जो पुस्तकें हैं काफी महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री से संबंधित सवाल है, तो जल्दी से मिलान कीजिए दोस्तों। जो ज्योग्राफिया पुस्तक है वो किसकी है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है किसकी है? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो किसकी है दोस्तों? स्ट्रेबो, स्ट्रेबो की पुस्तक है। अगर हम इंडिका की बात करें दोस्तों तो मेगास्थनीज की क्या है? इंडिका है। नेचुरल हिस्टोरिका की बात करें तो नेचुरल हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है दोस्तों? प्लिनी की यह आपको पुस्तक देखने को मिलेगी। और विक्रमाचरित किसकी है दोस्तों? विल्हणी की है। तो ये है दोस्तों इसका सही मिलान। इन सब बुक्स को दोस्तों आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हर्षचरित, हर्षचरित किसकी है दोस्तों? हर्षचरित है आपकी बाण भट्ट की। किसकी है? बाण भट्ट की। और इसके अलावा यदि हम बात करें चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई किसकी है दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। किसकी है? चंद्रबरदाई। यह पुस्तक किसकी है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की यह पुस्तक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम किसकी पुस्तक है? यह जो है दोस्तों किसकी है? कालिदास की है। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम किसकी है दोस्तों? यह जो है कालिदास की पुस्तक है। तो प्रमुख पुस्तक है दोस्तों, इनको इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 16 आता है, 15 आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, या जेम्स प्रिंसपे को कहा जाता है, या जॉन मार्शल को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करना है, किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जो धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य हुआ है दोस्तों, प्राचीन में कहाँ से हुआ है? कश्मीर के बुर्ज होम से हुआ है, या बिहार में? तो जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से जो है हुआ है। तो कोल्डी हवा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। यहीं से जो है प्राचीन में जो है धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो इस बात को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। तो कालीबंगा कहाँ है? हम अभी आपको डिटेल में जो है रोपड़, लोथल, कालीबंगा और बनवाली, इन सभी के बारे में मैं आपको भी डिटेल में चर्चा करवाता हूँ। तो बात करते हैं दोस्तों रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है आपका? रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। पंजाब की बात करें तो किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? यह जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज दोस्तों किसने की? 1950 में जो है इसकी खोज बीवी लाल ने की। किसने की दोस्तों? बीवी लाल ने जो है दोस्तों इसकी खोज की। और 1953-55 के दौरान जो हो दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। और खुदाई किसने करवाई? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा कब करवाई दोस्तों? 1953-55 में। 1953 या 55 के आसपास इसकी खुदाई हुई। तो अब बात करते हैं दोस्तों लोथल। लोथल कहाँ पर है आपका? लोथल आपका जो है गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पर दोस्तों? अहमदाबाद जनपद में यह स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर है दोस्तों? यह जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज की बात करें दोस्तों तो क्या है दोस्तों? आर.एस. राव ने जो है, डॉक्टर आर.एस. राव ने जो है इसकी खोज की। और बात करें दोस्तों यह जो एक प्रमुख बंदरगाह है। कौन सा? आपका लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? यह आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा? हनुमानगढ़ जिला। कहाँ पर? हनुमानगढ़, राजस्थान में दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगा। किस नदी के तट पर है दोस्तों? घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है। किस नदी के तट पर है? घग्गर नदी के तट पर दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। किसने की दोस्तों? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा दोस्तों जो है इसकी खोज की गई। तो अगला जो स्थल आता है दोस्तों हड़प्पाकालीन स्थल आता है आपका बनवाली। बनवाली की बात करें दोस्तों यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों यह स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों तो कहाँ पर है? फतेहाबाद हिसार का भाग है, यानी कि हरियाणा के हिसार नामक स्थान पर यह आपको देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें दोस्तों इस अगर हम इस स्थल की बात करें तो 1900 से 1974 से 77 के बीच में इसका उत्खनन किसने करवाया दोस्तों? आर.एस. बिष्ट द्वारा जो दोस्तों इसका उत्खनन करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1974-77 के आसपास। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको जो है अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो कौन है दोस्तों? जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करें दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर है जैमिनी। तो क्या है इसका? जैमिनी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो बदरायण की बात करें दोस्तों इन्होंने जो है वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत जिसे जो है उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के यह प्रतिपादक है। वहीं अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध आपको पता है दोस्तों, गौतम भी आपको पता है। और बात करें दोस्तों वैशेषिक दर्शन की बात करें, इसके प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? वैश्विक दर्शन, इसके अगर हम बात करें तो प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? उलुक कणाद। कौन थे? उलुक कणाद जो है इसके प्रतिपादक थे। तो इस बात को, इन सभी को दोस्तों आपको जो है अच्छे से नोट करते हुए चलना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो किनके द्वारा किया गया दोस्तों? सबसे पहले ईरानियों द्वारा किया गया, यूनानियों द्वारा किया गया, कुषाणों द्वारा किया गया या शकों द्वारा किया गया? तो जल्दी से कमेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसको बिल्कुल राइट आंसर। किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा किया गया। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर कौन सा आता है आपका?
प्रश्न नंबर 20 आता है कि दीपक धर्म ग्रंथ है, तो किसका है दोस्तों? दीपक धर्म ग्रंथ त्रिपिटक होगा दोस्तों, त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? ये दीपक नहीं है। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों किसका है? जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है या हिंदुओं का है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए किसका है। तो किससे संबंधित है दोस्तों त्रिपिटक? इसकी बात करें दोस्तों तो बौद्धों से संबंधित है। किससे है? बौद्धों से संबंधित है। और त्रिरत्न किससे संबंधित है दोस्तों? त्रिरत्न यही आपको त्रिपिटक आए दोस्तों तो बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। वहीं अगर हम त्रिरत्न की बात करें दोस्तों, त्रिरत्न का संबंध किससे है? त्रिरत्न का संबंध आपको जैन धर्म से देखने को मिलेगा। किस धर्म से? जैन धर्म से देखने को मिलेगा। तो जैन धर्म में दोस्तों जो त्रिरत्न थे क्या क्या थे? यह था दोस्तों सम्यक दर्शन। क्या था? सम्यक दर्शन। और दूसरा था दोस्तों सम्यक चरित्र। और तीसरा था दोस्तों सम्यक ज्ञान। इनको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। और बौद्ध में क्या था दोस्तों? बुद्ध धम्म संघ। क्या था? बुद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ या बुद्ध धम्म संघ, इसी प्रकार से कुछ था दोस्तों। यह किसमें था? बौद्ध में था। इसको आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 21 आता है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था गुप्त काल में सोने की मुद्रा को? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो क्या कहा जाता था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 आता है कि सुमेलित कीजिए। एक साइड दोस्तों आपके क्या दिए हैं? संत दिए हैं। दूसरे साइड दोस्तों आपके जो क्या दिए हैं? इनकी जो उपाधि है, इनके जो प्रमुख कार्य है दिए हुए हैं। तो आपको जो है सुमेलित करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो जल्दी से कीजिए दोस्तों, फटाफट आप कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो निजामुद्दीन औलिया की बात करें दोस्तों तो इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था दोस्तों सूफी संत से था। और जो इसकी शुरुआत है दोस्तों, राशन की शुरुआत यहाँ से है। और मलिक काफूर, इनका संबंध किससे था दोस्तों? मलिक काफूर का संबंध किससे था? इन्हें जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता था। 1000 दिनारी किससे कहा जाता था? मलिक काफूर को कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनका संबंध किससे था? इन्होंने जो है दोस्तों नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। और अब आता है दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने जो दोस्तों दास राजवंश उखाड़ फेंका। दास राजवंश किसने उखाड़ फेंका दोस्तों? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 आता है कि शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो किस शहर में मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी दोस्तों? शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। तो जल्दी से कमेंट करें कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पे करवाए दोस्तों? जल्दी से आपको कमेंट करना है। शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? तो कहाँ करवाया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, आगरा में करवाया। तो अगला आता है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1498 में दोस्तों प्रथम पुर्तगाल कौन है? वास्को डी गामा भारत आता है। इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो जल्दी से आपको रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो किसे बनाया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। तो अगला आता है, अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 आता है कि 1922 में जो है किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो किसने कहा दोस्तों 1922 में? महात्मा गांधी ने कहा, मोतीलाल नेहरू ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा या तिलक ने कहा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए किसने कहा। तो किसने कहा था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। तो अगला आता है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 आता है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो किस प्रांत का था? बंगाल का था, मुंबई का था, चेन्नई का था या संयुक्त प्रांत का था। तो किस प्रांत का दोस्तों संविधान सभा में? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है।
तो अगला प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर दिया था, मूल कर्तव्य पर दिया था, नीति निर्देशक तत्वों पर दिया था, या मौलिक अधिकार पर दिया था। तो जल्दी से कमेंट करें किस पर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी और ज्यादा ध्यान दिया था। संविधान निर्माता ने जो दोस्तों किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना में दिया था। तो प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, प्रस्तावना से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें जो है दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सभी को पता होगा दोस्तों, और तीसरा आता है दोस्तों अखंडता। यह शब्द कब जोड़े गए दोस्तों? यह शब्द जो है 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। वहीं अगर हम प्रस्तावना की बात करें दोस्तों, इसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको जो है अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बात करते हैं अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 आता है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जो भारतीय संविधान जो है यह जो है दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है भारतीय संविधान से कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रावधान निम्न में से किसने छोड़ा। तो किसने छोड़ा दोस्तों? सबसे ज्यादा जो गंभीर प्रावधान है किसने जोड़ा? ब्रिटिश संविधान द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, आयरलैंड द्वारा, या भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो थोड़ा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यह जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में सर्वप्रथम जो है संघीय शासन प्रणाली की नींव किसमें रखी गई दोस्तों? इसके द्वारा रखी गई। संघीय शासन प्रणाली की नींव, संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसके बाद और बात करें दोस्तों, इसी के तहत जो है दोस्तों 1937 में जो है क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना, इस बात को भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारत परिषद को जो है समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद, इसको जो है दोस्तों समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया। किसने दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और इसके तहत अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा और क्या क्या हुआ दोस्तों? और इसी के भारत सरकार अधिनियम के तहत दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल किए गए। तो संघ सूची में कितने विषय दोस्तों? कितने विषय रखे? 59 विषय रखे। राज्य प्रांत सूची में कितने रखे दोस्तों? 54 विषय रखे। और समवर्ती सूची में दोस्तों कितने? 36 विषय शामिल किए गए 1935 के अधिनियम के तहत। और इसी के तहत जो है दोस्तों केंद्र में जो है द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किसके तहत की गई? 1935 के अधिनियम के तहत। और प्रांतों में द्वैध शासन को जो है समाप्त किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इस बात को भी दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है दोस्तों 1935 का। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो जल्दी से कीजिए दोस्तों कमेंट, किस अनुसूची में है पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान। तो किस में दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। किस में है? अनुसूची 11 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। पंचायती की शक्तियां और कार्य दोस्तों आपको इसी में देखने को मिलेंगे। और इसी में दोस्तों आपको जो है 29 विषय है। और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों यह जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों यह जोड़ा गया। कौन सा? आपका 11वीं अनुसूची, जिसमें जो है भारतीय संविधान की कुछ पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें जो 12वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें जो है नगर पालिकाओं की शक्ति और कार्य दिए हुए हैं।
नगर पालिका की शक्ति और कार्य किसमें दिए है दोस्तों? 12वीं अनुसूची में दिए हुए हैं। इसमें आपको 18 विषय देखने को मिलेंगे। कितने विषय देखने को मिलेगा आपको? 18 विषय इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यह जो है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, 1992 यह 73वां जोड़ा गया दोस्तों। यह जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों तो 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल कानून देखने को मिलेंगे। दल बदल कानून आपको 10वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। और यह दोस्तों जो 10वीं अनुसूची है भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? 52 यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है दोस्तों इसे जोड़ा गया। इन सभी बात को दोस्तों आपको जो है अच्छे से नोट कर लेना है। और इसमें जो है दोस्तों 91वें संशोधन द्वारा 2003 में जो है इसमें संशोधन किया गया। 91वां जो संशोधन हुआ संविधान का 2003 में, कुछ इसमें जो है संशोधन किया गया। किसमें? 10वीं अनुसूची में। इस बात को आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या दिखेगा दोस्तों आपको? इसकी अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची में दोस्तों भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन दोस्तों आपको किसमें देखने को मिलेगा? 9वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। इन सभी पॉइंट को आपको मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चलना है। तो अगला आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 31 आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 19 में जो दोस्तों इसका प्रावधान किया गया है। तो इस बात को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला आता है दोस्तों, अगला जो आता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो जल्दी से जो चुनाव संबंधी जो विवाद होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव के मामले में अगर विवाद होता है तो कौन जो है इसे किससे निर्देशित किया जाता है? आपको जल्दी से कमेंट करना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यानी कि उच्चतम न्यायालय। अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो संविधान में जो है 52 आर्टिकल अनुच्छेद 52 के अनुसार जो है राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति दिया है अनुच्छेद 52 में, भारत का राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 53 में क्या दिया है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 में क्या दिया दोस्तों? आर्टिकल 54 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 55 में दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति कब तक जो है पद में रह सकता है दोस्तों, यह किसमें दिया है? अनुच्छेद 56 में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 58 की बात करें तो अर्हताएं दी गई है राष्ट्रपति के लिए, निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। और अनुच्छेद 59 की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या दिया दोस्तों? राष्ट्रपति के पद के लिए क्या दिया है? शर्तें दी गई हैं। और शपथ किसमें दी है दोस्तों? राष्ट्रपति शपथ आपको अनुच्छेद 60 में देखने को मिलेगी। तो ये सभी है दोस्तों। और अनुच्छेद 61 में दोस्तों क्या दिखेगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इन सभी पॉइंट को दोस्तों आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। और अनुच्छेद 63 में दोस्तों आपको क्या मिलेगा? उपराष्ट्रपति का पद देखने को मिलेगा। तो इन सभी को दोस्तों आपको अच्छे से माइंड में रखते हुए चलना है। तो बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों। प्रश्न कौन सा आता है? प्रश्न नंबर 33 आता है कि राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो कब भंग की जाती है दोस्तों राज्यसभा? 5 वर्ष बाद, राष्ट्रपति के शासनकाल में, संकटकालीन स्थिति में, या कभी नहीं? तो बता दें दोस्तों जो राज्यसभा है यह क्या है? स्थायी सदन है। इसे जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है प्रश्न नंबर 34 आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो किस भाग में दोस्तों संघ की न्यायपालिका? जल्दी से कमेंट करें। तो किस में दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 में अब बात करते दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलेगी? तो किसमें है दोस्तों? द्वीपों की जो सर्वाधिक संख्या है प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, हिंद महासागर में है, या आर्कटिक महासागर में है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है आपको इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न आता है
प्रश्न नंबर 36 आता है कि लैब्राडोर जलधारा है। तो लैब्राडोर जो जलधारा है दोस्तों कैसी है, गर्म है, ठंडी है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कैसी जलधारा है दोस्तों जो लैब्राडोर हमारी जलधारा है, तो कैसी है, ठंडी है, गर्म है? तो आपको जो है दोस्तों जल्दी से कमेंट करना है। तो ये कैसी जलधारा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, ठंडी जलधारा है। कैसी है दोस्तों, ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर जलधारा की बात करें दोस्तों, यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, अटलांटिक। कहाँ पर दोस्तों, अटलांटिक महासागर में दोस्तों आपको यह देखने को मिलेगी। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जो है ठंडी जलधाराएं हैं, ठंडी की बात करें, एक तो आपका लैब्राडोर हो गया दोस्तों, दूसरा है बेंगुएला, यह भी जो है दोस्तों, और तीसरी है दोस्तों आपकी कनारी की धारा, कनारी की जलधारा, और चौथी है दोस्तों आपका फॉकलैंड। यह क्या है दोस्तों, सभी जो है ठंडी जलधाराएं हैं। इसके अलावा दोस्तों हम अगर बात करें, अब बात करते हैं हिंद महासागर में। अगर गर्म की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है हिंद महासागर की अगर हम बात करें, हिंद महासागर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कौन कौन सी धाराएं देखने को मिलेगी। पहले गर्म धारा की बात करते हो तो मोजाम्बिक की दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, हिंद महासागर में गर्म जलधारा है। अलगुहास कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों आपको, हिंद महासागर में। और मेडागास्कर, ये तीनों कहाँ है दोस्तों आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें, तो प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी जलधारा देखने को मिलेगी, गर्म जलधारा कौन कौन सी देखने को मिलेगी, क्यूरोसिया, यह कैसी है दोस्तों, गर्म जलधारा है। अलास्का, यह भी आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। एल नीनो, यह भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, प्रशांत महासागर में। इसके अलावा दोस्तों सुशीमा जो जलधारा है दोस्तों, गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर की है। कैल्विन जो गर्म धारा है दोस्तों, कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, प्रशांत महासागर में। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रशांत महासागर में। यह भी एक प्रकार की गर्म जलधारा है। और हिंद महासागर की अगर हम ठंडी जलधारा की बात करें, तो हिंद महासागर में जो है ठंडी जलधारा कौन सी है दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, यह जो है दोस्तों ठंडी जलधारा है। और वही अगर हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, यह जो है गर्म जलधारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, जो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। तो इन सभी को दोस्तों आपको जो है अच्छे से नोट करते हुए चलना है। और प्रशांत महासागर की दोस्तों जो ठंडी जलधारा है, अभी हमने गर्म जलधारा की बात करी, तो ठंडी जलधारा कौन कौन सी है दोस्तों वहाँ पर जो है प्रशांत महासागर में, कैलिफोर्निया, यह दोस्तों ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट की धारा दोस्तों, यह भी आपकी ठंडी जलधारा है। और ओखास्टक जलधारा दोस्तों आपकी ठंडी जलधारा है। इसके अलावा ला नीलो की धारा, यह भी कैसी है दोस्तों आपकी ठंडी जलधारा है। इन सभी ठंडी जलधाराओं को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है। तो किसका भाग है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा आता है, प्रश्न नंबर 37 आता है। प्रश्न नंबर 38 आता है दोस्तों कि मिलान कीजिए। तो मिलान करें दोस्तों, एक साइड आपकी क्या दी हुई है, एक साइड आपकी पहाड़ी दी है दोस्तों, दूसरी साइड आपकी जो है इनसे चोटियां संबंधित है। तो मिलान करना है अन्नाईमुडी, दोदाबेटा, धूपगढ़ और गुरु शिखर। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कहाँ कहाँ पर है यह चोटियां, आपको जो है जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो क्या है दोस्तों, जो अनाईमुडी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, अरावली में देखने को मिलेगी। और दोदा बेटा की बात करते दोस्तों, तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, नीलगिरी, दोदा बेटा दोस्तों नीलगिरी में देखने को मिलेगी। धूपगढ़ की बात करें दोस्तों, तो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, सतपुड़ा। और वहीं गुरु शिखर की बात करें दोस्तों, तो गुरु शिखर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों,
तो ये है दोस्तों अनाईमुडी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, अन्नामलाई में देखने को मिलेगी। दोदा बेटा दोस्तों आपको नीलगिरी में, धूपगढ़ सतपुड़ा में और गुरु शिखर दोस्तों आपको अरावली में देखने को मिलेगी। यह सभी इनकी सर्वोच्च चोटियां हैं, इन सभी को आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पाल घाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो किन दो राज्यों को जोड़ता है, तमिलनाडु केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु या कर्नाटक केरल। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, जो पाल घाट का दर्रा है किन दोनों को आपस में जोड़ता है। तो किन दोनों को जोड़ता है दोस्तों, केरल को तमिलनाडु से यह आपस में जोड़ता है। तो अब आता है दोस्तों हमारा जो अंतिम प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 40 आता है कि निम्न नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम दर्शाइए। तो दर्शाइए दोस्तों सही अवरोही क्रम क्या है, लंबाई कौन सी नदी दोस्तों कितनी लंबाई है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका जो है अवरोही क्रम दर्शाना है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों इसका राइट आंसर है। सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों कौन सी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद आता दोस्तों आपका गंगा नदी, फिर आता दोस्तों आपके तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, गोदावरी, फिर उसके बाद आती है दोस्तों आपके कौन सी, नर्मदा नदी। अवरोही में हमें चलना था दोस्तों, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब आता है दोस्तों अंतिम जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 41 आता है कि निम्न में से आपके इस टेस्ट सीरीज में कितने नंबर आए हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आपके निम्न में से कितने नंबर आए हैं। 25 आए हैं, 30 आए हैं, 35 आए हैं, या मैंने देखी ही नहीं, या मैंने यह सीरीज देखी ही नहीं। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है आपके कितने नंबर आए हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आपको जो है कमेंट करना है। तो ये है दोस्तों हमारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज थी। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले होंगे। तो इसी प्रकार की जो सीरीज दोस्तों आगे चलती रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।